के जीव विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता को समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले लेक्चर में हम विज्ञान, उसकी शाखाओं, जीव विज्ञान को भी संक्षेप में समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विज्ञान क्रमबद्ध तथा प्रायोगिक ज्ञान है, जिसको हमारे द्वारा, आपके द्वारा, संसार के सभी लोगों के द्वारा सही रूप में माना जाए, सत्यापित किया जाए, जाना पहचाना जाए, विश्वास किया जाए। इसी क्रमबद्ध तथा प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो शाखा है, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। नेचुरल साइंस की दो शाखा है, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, और दूसरा जीव विज्ञान की भी दो शाखा है, वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान। तब पदार्थ विज्ञान का संबंध प्राकृतिक विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें निर्जीव चीजों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ, उसकी संरचना, ऊर्जा या अन्य चीजों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में पदार्थ की संरचना, कणों के बीच पाया जाने वाला बंधन, उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ साथ रासायनिक गुणों का भी अध्ययन किया जाता है। अब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन के समझने की बात होती है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। और इसकी दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, जंतु विज्ञान जूलॉजी। बॉटनी में हम पौधों का अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। दोनों को मिला करके जीव विज्ञान या लाइफ साइंस कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटर की 11th की कक्षा में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 को पढ़ना है, जबकि 12th की कक्षाओं में इकाई 6 से लेकर के इकाई 10 तक पढ़ना है। प्रत्येक इकाई के छोटे छोटे खंड है जिसको चैप्टर के रूप में जाना जाता है। अब हम यह देखते हैं कि इकाई 1 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसको बायोडायवर्सिटी जैव विविधता कहा जाता है। अब जैव विविधता है क्या है उसको हम समझेंगे कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी निश्चित समय में जीव जातियों की संख्या की बहुलता या अधिकता को उस स्थान की जैव विविधता कहा जाता है। इस धरती पर पौधे तथा जंतुओं की जातियों की संख्या लगभग 15 से 18 लाख है, जो अभी वर्तमान में है, जीवित है। इससे 8 से 10 गुना जीवों की जातियां इस धरती पर आई और समय के साथ साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गए, उसके आज एक भी सदस्य नहीं है। फिर कुछ ऐसी भी जीवों की जातियां इस धरती पर रह रही है जिसकी जानकारी हमको, आपको या वैज्ञानिकों को नहीं है। यह समय के साथ साथ नए नए जातियों की खोज दिन प्रतिदिन होती जा रही है। अब इन 15 लाख जीवों का अध्ययन करना, समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसी कठिनाई से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके नामकरण की बात करते हैं और नामकरण के बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तब हम इसको समझ सकते हैं। अब जब हम नामकरण की बात करते हैं तो यह नामकरण
जीव वैज्ञानिक नामकरण होता है जिसको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर या नेम से जाना जाता है। और हम बात करते हैं नामकरण की। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस धरती पर पाए जाने वाले जीवों की जातियों का नाम रखने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को नामकरण कहा जाता है। और नामकरण की जो प्रक्रिया या प्रणाली है, इसकी दो प्रणाली प्रचलित है। एक साधारण प्रणाली कॉमन सिस्टम और दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम। और इसी को इसमें जो नाम रखते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहलाता है। पौधे का बॉटनिकल नाम और जंतु का जंतु वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। अब जो साधारण प्रणाली है, इस प्रणाली में पौधे तथा जंतुओं का नाम रखने के लिए साधारण प्रणाली में पौधे तथा जंतुओं का नाम रखने के लिए कोई विशेष नियम का पालन नहीं किया जाता है। या तो जिस वैज्ञानिक ने खोजा वह अपने नाम पर उस जंतु या पौधे का नाम रख दिया, या अन्य लोग खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में उस पौधे या जंतु का नाम रख दिए, जैसे लुम्ब्रिक्स फ्रेंडाई के नाम पर रखा गया। और पाए जाने वाले स्थान के आधार पर कृमि, मिट्टी में पाए जाने वाला जो सदस्य हुआ केचुआ के तरह जिसमें अंतः कंकाल नहीं होता, उसको कृमि कहते हैं। इसी नामकरण की प्रणाली को साधारण प्रणाली कहा गया। अब साधारण प्रणाली से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, और वो समस्या क्या है? एक ही जाति के एक से अधिक नाम होने से कठिनाई या समस्या उत्पन्न होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सब्जी है जिसका हिंदी नाम तुरई है, क्षेत्रीय नाम नेनुआ है, इसी का नाम घिया है, घिउरा है, एस्पॉन्जलार है। मतलब एक ही सब्जी के 5 नाम जो अध्ययन में समझने में काफी समस्या और कठिनाई उत्पन्न करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पक्षी है जिसको भारत में गौरैया के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, जापान में सुजुने, स्पेन में पार्डल, फ्रांस में मूस के नाम से जाना जाता है। वह एक ही पक्षी है, लेकिन भिन्न भिन्न देशों में जो भिन्न भिन्न नाम है, इससे समझने अध्ययन करने में काफी समस्या और कठिनाई हुई। फिर आप यह भी देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक जीवों के एक ही नाम होने से भी समस्या उत्पन्न होती है। जैसे एक नाम हम साधारण नाम जोंक रखते हैं, वह जोंक एक जाति का सदस्य नहीं है, बल्कि 2 जाति को इंडिकेट करता है। एक जाति पानी में रहने वाला जोंक, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? लीच के नाम से जानते हैं। एक को आप क्या करते हैं? लीच के नाम से जानते हैं, लीच। और दूसरा जो जिसको आप राउंड वन, गोल कृमि के नाम से जानते हैं, और दोनों का साधारण नाम जोंक ही। और यह 2 जंतु का नाम एक ही होने से भी जंतु के अध्ययन समझने में समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ स्थानीय तथा क्षेत्रीय नाम से भी विवाद उत्पन्न होता है कि कौन सा नाम रखा जाए, किससे जाना पहचाना जाए। इन सभी के समाधान के लिए बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की व्यवस्था की गई। जैसा कि आप जानते हैं, बताया गया है कि द्विनाभिक पद्धति के जन्मदाता
कार्ल वान लीने थे, उन्होंने अपना भी नाम द्विनामी पद्धति के अनुसार बदल करके कैरोलस लीनियस कर लिया। उन्होंने अपना भी नाम इसी पद्धति के अनुसार बदल करके कैरोलस लीनियस कर लिया। अब इसके जो व्याख्या है सिस्टेमा नोचुरी नामक पुस्तक में जंतुओं के नामकरण की व्यवस्था की गई है, जबकि स्पेसीज प्लांटेरम में पौधे के नामकरण की व्यवस्था की गई है। मानव का, मनुष्य का नाम यही कैरोलस लीनियस ने 1958 ईस्वी में दिया था। मनुष्य की प्रजाति का पूरा नाम होमो सैपियन लीनियस 1958 है। अब हम देखते हैं, जानते हैं संक्षेप में क्या देखते हैं कि जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, नामकरण की द्विनामी पद्धति है, इसके लिए भी बहुत सारे नियम और प्रावधान बनाए गए और नियम और प्रावधान की कुछ बात को हमें यहाँ पर समझना होगा, कुछ बात को हमको जानना होगा। कहा गया कि प्रत्येक जंतु का आप 2 नाम रखिए। प्रत्येक जंतु का आप कितना नाम रखेंगे? 2 नाम रखेंगे। एक नाम उसके वंश का होगा, जेनेरिक नेम होगा, और दूसरा नाम उसकी जाति का नाम होगा, स्पेसिफिक नेम होगा, उसकी जाति का होना चाहिए। फिर कहा गया कि यह जो नाम है, जो वंश का नाम है, जेनेरिक नाम है, वह हमेशा संज्ञा होना चाहिए। जो जाति का नाम है, स्पेसिफिक नेम है, वह हमेशा एडजेक्टिव या विशेषण होना चाहिए। और किसी भी जंतु का नाम लगभग 3 लेटर से कम और 12 लेटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नए व्यक्तियों को नाम के पढ़ने, याद करने और समझने में कठिनाई होगी। अब जो जेनेरिक नाम है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, और शेष नाम स्मॉल लेटर में होने चाहिए। इसी तरह से जाति का नाम का सभी लेटर स्मॉल होना चाहिए। यह जो यह जेनेरिक नाम है, वंश का नाम है, उसको पहले लिखा जाना चाहिए और वंश के नाम के बाद उसकी जाति का नाम लिखा जाना चाहिए। फिर कहा गया कि यह जो आप नाम रखेंगे लैटिन या इटैलिक भाषा में होनी चाहिए, मतलब जंतु का वैज्ञानिक नाम या पौधों का वैज्ञानिक नाम लैटिन या इटली की भाषा में होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नाम रखने में सक्षम नहीं है, लैटिन या इटली की भाषा को नहीं जानता है, तो रोमन या अन्य भाषा में वह लिखे, परंतु उसको निश्चित रूप से अंडरलाइन किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कि हमको लैटिन या इटली की भाषा की जानकारी नहीं है। फिर अगर जाति के बाद उपजाति का विकास होता है तो नाम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में होना चाहिए। पहले जीनस वंश का नाम, उसके बाद जाति का नाम, उसके बाद उपजाति का नाम होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर कुछ नाम से उदाहरण दिया गया है, जैसे मनुष्य के का नाम है और यह मनुष्य का नाम है, आम का, मटर का, बेल का, परवल का और शरीफा का नाम है। जैसा कि मनुष्य का नाम होमो सैपियंस लीनियस 1958, आम का मैल्टीफेरा इंडिका, मटर का पाइसम सेटाइगम, बेल का एजिल मार्मिलोस, परवल का डोलिकस लमलम और शरीफा का एलन एस्क्वामोसा है। तो इस प्रकार से साइंटिफिक नाम रहने से, पौधे या जंतु का वैज्ञानिक नाम रहने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो पाता है
15 लाख जीवों का अध्ययन, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान अच्छी तरह से हो पाती